चलिए। हाँ, तो 12th का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स या स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो इसमें मतलब इसकी इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होता है कि कोई भी चार्ज को हम जो है स्टेशनरी मानकर उसकी अगर स्टडी की जाती है तो वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंडर में लेते हैं हम उसको। जबकि एक और सेक्शन है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज जो है मूविंग कंडीशन में होगा, जिसकी वजह से जो है हम जो भी आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट है या फिर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, वो सारा पार्ट उस पार्ट में आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। वो आगे हम करेंगे, पर अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसमें चार्ज को हम स्टेशनरी मानेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का है वो हम लिखें। तो चार्ज को जो है हम इसमें, चार्ज इज स्टेशनरी, स्थिर अवस्था में रहेगा, स्थिर अवस्था। ठीक है, अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो आता है हमारे पास कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या चीज़ होती है। चार्ज या कोई भी कण पर जो चार्ज होता है वो उसको डिफाइन करें हम, आवेश। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें चार्ज या आवेश। तो चार्ज या आवेश हम कहें तो किसी भी कण की या किसी भी आवेशित कण की या वस्तु की वह गुण जिसके कारण वो जो है विद्युत तथा चुंबकीय प्रभावों को प्रदर्शित करता है। या हम यूं कहें कि कोई भी आवेशित वस्तु किसी अन्य आवेशित वस्तु से अन्योन्य क्रिया करती है, वो जो गुण है वस्तु का वो आपके पास चार्ज कहलाएगा। ठीक है, तो चार्ज जो रहेगा वो आपके किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो जो है अन्य वस्तुओं से विद्युत एवं चुंबकीय अन्योन्य क्रिया करता है, वो आपके पास चार्ज हो। ठीक है, चार्ज का प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, ये आपने जो है मतलब 6th 7th 8th या 9th में भी पढ़ा हुआ है आपने कि कोई भी एटम की हम बात करते हैं तो उसमें न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहते हैं, और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, किसी भी हम न्यूट्रल एटम की बात करें, उदासीन परमाणु की बात करें, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेगा। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है हमारे पास प्लस ई के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो रहेगा वो माइनस ई के बराबर। ठीक है, तो न्यूट्रल एटम में, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल जो चार्ज रहेगा वो 0 के बराबर रहेगा। लेकिन अब किसी तरीके से जो है हम नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो नंबर्स हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो नंबर्स हैं, उनको अगर हम डिफरेंट कर दें तो उस केस में जो है एक ना एक चार्ज आपके पास जो है डोमिनेट हो जाएगा या प्रभावी हो जाएगा। उसको हम जो है इस तरह से जो है किसी भी एटम पर जो है चार्ज को उत्पन्न किया जा सकता है। तो हम या तो प्रोटॉनों की संख्या को बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रॉन की तुलना में, या प्रोटॉनों की संख्या को घटा सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को घटा सकते हैं। इस तरह से जो है किसी भी एटम को जो है हम चार्ज दे सकते हैं। क्योंकि प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर होता है, नाभिक के अंदर होता है, और उसमें जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, इसलिए इसको हटाना असंभव होता है लगभग। उसके हटाने के लिए काफ़ी अमाउंट की एनर्जी चाहिए होती है, जो कि नॉर्मली मिलती नहीं है इतनी एनर्जी। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनों को ही एटम से रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को कुछ न कोई प्रक्रिया द्वारा जो है किसी एटम से हटा दिया जाता है, जिसके कारण जो है प्रभावी आवेश
जो है आपके पास प्रोटॉन पर जो भी आवेश है, या यूं कह सकते हैं प्रोटॉन पर जो पॉजिटिव आवेश है उसके कारण प्रभावी आवेश आएगा, या इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो उसके कारण फिर आपके पास जो है एटम पर नेगेटिव आवेश आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिवर्तित करके ही किसी परमाणु को आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को ही हम जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ही रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस मेथड से जो है हम चार्जिंग करते हैं किसी भी एटम की। और यही आगे जो प्रोसीजर है, या आगे फिर जो है बड़ी वस्तुओं में आगे भी कंटिन्यूस रहता है। इसके बाद में जो आते हैं आवेश की इकाई, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की जो एसआई यूनिट है, आवेश की जो एसआई यूनिट है, वो हमारे पास है 1 कूलाम। और कूलाम इक्वल टू होता है 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू मीटर के बराबर। ये आपके पास एसआई यूनिट रही। सीजीएस यूनिट जो हम लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम ESU बोलेंगे शॉर्ट में। ये सीजीएस यूनिट रहेगी चार्ज की। और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। ठीक है, एक अदर यूनिट हम काम में लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय इकाई, EMU। ठीक है, और 1 कूलाम इक्वल टू होता है 1/10 EMU के बराबर। ये आपके पास इसकी आवेश की इकाइयां रहेंगी। ठीक है, इसके बाद में फिर आता है हमारे पास कि आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है चार्जेस की, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कि सिमिलर चार्जेस जो है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश जो है आकर्षित करेंगे, अपोजिट चार्जेस आकर्षित करेंगे हमेशा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, वो हमेशा आकर्षित करेगा। और दो समान आवेश, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, वो हमेशा रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, इनके बीच में जो है वो रिपल्शन रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा। और पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इनके मध्य जो है अट्रैक्शन फोर्स काम में आएगा। ठीक है, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये रहेगी आपके पास। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज हमेशा जो है द्रव्यमान से संबंधित होता है। चार्ज इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स मास। मतलब कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास जो है उदासीन वस्तु की तुलना में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो क्योंकि जब भी हम चार्जिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे एटम में से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान अगर हम हटा रहे हैं तो जो आवेशित वस्तु है, जो चार्ज बॉडी है, उसका मास कम हो जाएगा। जबकि अगर हम जोड़ रहे हैं तो आवेशित वस्तु का जो मास है वो बढ़ जाएगा उदासीन की तुलना में। तो ये है हमारे पास, मान लीजिए उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल बॉडी है। दूसरी हम नेगेटिव बॉडी ले लें, और एक आपके पास पॉजिटिव बॉडी। ठीक है, इसका मास हम m+ ले लेते हैं, इसका m0 है मास, और इसका हमने m- ले लिया। ठीक है, तो इस केस में जो है आपके यहाँ पे इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को आपने रिमूव किया होगा, तब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जबकि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े होंगे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपने जोड़े होंगे और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा। ठीक है, तब जाके जो है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। और इनमें जो ऑर्डर रहता है मास इसका, वो आपके पास होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मास जो है सबसे कम होगा, उससे बड़ा
न्यूट्रल बॉडी का, उदासीन वस्तु का, और उससे ज़्यादा जो मास रहेगा, जो द्रव्यमान रहेगा, वो नेगेटिव बॉडी का, ये रहेगा आपके पास। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी आपके आवेश की। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है थर्ड, चार्ज जो है हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। संरक्षित रहता है आवेश। इसका मतलब यह है कि न तो आवेश को हम जो है उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ जो है हम इसका स्थानांतरण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। तो ये आपके पास चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए रगड़ने पर जो है मैंने ए वस्तु है और बी वस्तु है, इन दोनों को अगर मैं जो है आपस में रगड़ूं, तो जितना मान लीजिए जैसे उस घर्षण में जो है यहाँ से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आपके पास स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इधर से इधर आपके पास इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं, तो जितना यहाँ पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण, उतना ही यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज बनेगा। ओवरऑल जो चार्ज है वो आपके 0 के बराबर मतलब रहेगा। तो QA बराबर जो रहेगा वो आपके पास N × E के बराबर, सॉरी इसमें प्लस का, और QB आपके -NE, और इनका अगर हम योग करेंगे तो QA + QB वो बराबर 0 ही आएगा। तो चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है किसी भी निकाय का। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी। इसके बाद में जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है आपके, वो है कि जिस प्रकार वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, जो किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, बॉडी का जो मास है, वो आपके वेग पर डिपेंड करता है। वेग बढ़ने पर वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ता जाता है। उस तरह से आवेश जो है कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता है, वो आवेश की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी द्रव्यमान से। तो जो आवेश है, चार्ज इज independent on the speed पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा। तो मास जो है, जैसे मास के लिए देखें, फॉर मास द्रव्यमान के लिए देखें, तो द्रव्यमान आपके इस तरह से निर्भर करेगा 1 - v² के बराबर। ठीक है, लेकिन चार्ज जो है वो इस तरह से निर्भर नहीं करता। चार्ज ऑलवेज जो है वो सेम रहेगा। जो पहले रेस्ट कंडीशन में जो भी चार्ज था उतना ही चार्ज आपके पास फाइनली भी बना रहेगा, चाहे वो किसी भी वेग से, किसी भी वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, 5th नंबर की, चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड। आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, इसका मतलब ये, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या चीज होती है आवेश का क्वांटिनाइजेशन। क्वांटिनाइजेशन मतलब आवेश जो किसी भी वस्तु पर जो है, जो चार्ज बनेगा, वो हमेशा एक छोटी इकाई का पूर्ण गुणज होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से ही चार्ज डेवलप हो रहा है। तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन जो ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित होंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 1/3 इलेक्ट्रॉन चला जाए, 2/3 इलेक्ट्रॉन चला जाए, या फिर हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो जाए। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा पूर्ण संख्या में ही होगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा उस वजह से जो वो होगा वो भी सदैव
हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो Q किसी, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांजिट होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन जो चार्ज ऑन द बॉडी रहेगा, चार्ज ऑन द बॉडी वो आपके रहेगा Q बराबर n इंटू ई के बराबर, वेयर ई जो है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज है, सबसे छोटी इकाई है जिसका वैल्यू हम लिखते हैं वो आप लोग जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर, एंड n जो है वो आपके पास इंटीजर रहेगा, दैट मीन्स n जो है वो आपके पास पूर्णांक रहेगा। ठीक है, n की वैल्यू आपके पास हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 100 हो सकती है, 112 हो सकती है, इस तरह से कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन n जो है कभी भी आपके पास ये नहीं होगा कि 1/3 हो जाए, 2/3 हो जाए, 1/4 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चार्ज का क्वांटिनाइजेशन होगा, मतलब किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है ऑलवेज वो आपके पास इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के बराबर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी थी चार्ज की। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्टेशनरी जो चार्ज होता है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज, स्थिर आवेश, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज वो ओनली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाएगा, जबकि मूविंग चार्ज जो है, मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। और एक एक्सेलरेटेड चार्ज जो है, एक्सेलरेटेड चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इसके साथ में जो है एक और क्वांटिटी निकालता है वो होती है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय तरंगे इसको हम बोलते हैं। मतलब कोई भी त्वरित आवेश जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आगे हमारे पास चैप्टर है, तो उसका कोई भी आवेशित चार्ज जो है हमेशा इन तीनों प्रभावों को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टीज थी चार्ज की। अब पॉइंट मास को डिफाइन कर लें, पॉइंट चार्ज को, सॉरी पॉइंट चार्ज या बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। देखिए बिंदु आवेश या हमने बिंदु द्रव्यमान पढ़ा हुआ है, उसी तरह से बिंदु आवेश को परिभाषित करते हैं हम कि कोई भी आवेशित वस्तु का अगर आकार या जो भी उसकी जो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, वो अगर उनके मध्य दो आवेशित वस्तुओं के मध्य दूरी की तुलना में अगर नगण्य है तो फिर हम उसको बिंदु आवेश मानेंगे। ठीक है, मतलब आवेशित वस्तुओं के मध्य दूरी की तुलना में यदि आवेशित वस्तुओं का आकार या विमाएं जो है, साइज है, वो काफ़ी छोटा है, तो उस केस में उस वस्तु को हम जो है बिंदु आवेश मानेंगे। ठीक है, वैसे ही हमने बिंदु द्रव्यमान पर परिभाषित करते हैं, उसी तरह से ये था। ठीक, नेक्स्ट आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये टॉपिक जो है बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया था 11th में लेक्चर में, जब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड हम कर रहे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहे थे, उसी तरह का बिल्कुल टॉपिक है।
जो वहाँ पर जो द्रव्यमान जिस तरह से वितरित होता था, मास जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता था, सेम वैसे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसा ही रहेगा। तो दो तरीके से रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, इसको हिंदी में लिखें तो सतत आवेश वितरण, और दूसरा जो है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विविक्त आवेश वितरण, हिंदी में बोले तो विविक्त आवेश वितरण। ठीक है, जैसा द्रव्यमान के साथ में होता था उसी तरह से यहां पे भी आवेश जो है उसी तरह से वितरित होगा। जैसे सतत आवेश वितरण में हम देखें तो सतत आवेश वितरण में हमारे पास जो जिस तरह की वस्तु थी उसमें चाहे हम एकांक लंबाई ले लें, चाहे एकांक क्षेत्रफल ले लें, चाहे एकांक आयतन ले लें, आवेश का जो मात्रा आएगी उसमें वो आपके कभी भी उस अल्पांश के स्थान पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब किस जगह पर आप वो ले रहे हैं उस चीज़ पर निर्भर नहीं करेगी। मतलब ये है कि एक समान रूप से आवेश वितरित होगा, चाहे आप एकांक लंबाई में आवेश किसी भी जगह पर निकालें उस वस्तु में, चाहे आप जो है एक रूम है, रूम के उस कॉर्नर पे निकालिए या फिर उधर निकालिए एकांक आयतन लेके, या उस तरफ कहीं पे भी आप निकालिए, वो आपके पास समान रूप से अगर आवेश की मात्रा मिल रही है तो उसको हम बोलेंगे सतत आवेश वितरण। ठीक है, दूसरा आता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो आवेश रहेगा वो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पॉइंट मासेज है, डिफरेंट तरीके से बिखरे हुए होंगे। तो किसी जगह पर ज़्यादा चार्ज आएगा, किसी पर चार्ज कम आएगा, किसी जगह पर हो सकता है चार्ज नहीं हो। तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका विविक्त चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास। तो इस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। वही जैसा हमने मेथड लिया था कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वैसा ही बिल्कुल मेथड यहाँ पर भी लगेगा। वही आपको जो है एलिमेंट लेना है, अल्पांश लेना है, उस पर फिर चार्ज निकालना, और उसके कारण जो भी आगे प्रभाव बनेंगे वो प्रभाव यहाँ पर भी आपके लेके चलेंगे, बिल्कुल वैसे की वैसे। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर है ये ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटेशन जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसी के सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैट्स है। मैंने वहां पर भी आपको बताया था, सेम चीज यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, सेम है बिल्कुल। बस उसमें यहाँ पर डिफरेंस अगर मैं बता दूं ग्रेविटेशन फोर्स में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपके रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों तरह का हो सकता है। सिमिलर चार्जेज अगर होंगे तो उस केस में जो है रिपल्शन रहेगा, अपोजिट चार्जेज है तो अट्रैक्शन रहेगा। जबकि मासेस के केस में, ग्रेविटेशन के केस में देखें, गुरुत्वाकर्षण के केस में देखें तो वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपके पास एक प्रकृति का मूल बल है, फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैट्स भी वही, सॉरी आपके ग्रेविटेशन भी वही है। ठीक है, दोनों लंबे परास के बल हैं। ग्रेविटेशन बल की तुलना में, ग्रेविटेशन फोर्स की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जो है वो ज़्यादा प्रबल होता है। जो नेचर में मोस्ट ऑफ जो प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ही होती हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपके। इसके बाद में जो है सतत आवेश वितरण हम लेते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। तीन तरह के होंगे। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सतत आवेश वितरण, सॉरी रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे इसको, रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखिए इस तरह का जो आवेश वितरण होता है वो आपके पास एक विमीय वस्तुओं में या वन डायमेंशनल बॉडीज में होगा। जैसे तार हो गई हमारे पास, वायर हो गया, कोई भी वायर है, कोई रोड है, आपके रिंग कह सकते हैं। इन वस्तुओं पर जो है आवेश का वितरण जो होगा वो रेखीय आवेश वितरण होगा। मतलब
इसमें जो है वस्तु जो होनी चाहिए एक V में वस्तु होनी चाहिए, वन डायमेंशनल बॉडीज होनी चाहिए। तो इसको हम जैसे बनाएं, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी वायर ले लें, वायर को मैं आवेश जो है इस प्रकार से देता हूं कि इसके एकांक लंबाई में, यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो आपके पास सेम आए, तो वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, सतत आवेश वितरण कहलाएगा। जैसे एक ये वस्तु है मेरे पास, मान लीजिए काफ़ी लंबी वस्तु है, इसमें मान लीजिए कोई भी अल्पांश ले लेता हूँ, एक छोटा सा मैंने जो है एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए dl लंबाई का। तो dl लंबाई का मैं चाहे अल्पांश यहाँ लूँ, चाहे आपके पास यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए dl लंबाई का, वो उसमें जो आवेश की जो मात्रा आएगी वो आपके इस अल्पांश के स्थिति पर निर्भर नहीं करेगी कि वो स्थिति आप कहाँ ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह का जो आवेश वितरण है वो सतत रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें आपके रेखीय आवेश घनत्व हम लिखें लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो हमने वहां पे लिखा है बिल्कुल वही सेम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। रेखीय आवेश घनत्व वो होता है आपके पास आवेश चार्ज पर यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाती है। और इसके अगर रेखीय आवेश वितरण आपके पास सतत है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लैम्डा का मान जो है वो आपके पास सेम रहेगा या फिर पोजीशन पे भी डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास। इसका यूनिट हम देखें तो कूलाम पर मीटर, ये आपके पास यूनिट आएगा इसका। ठीक है, अगर ये लैम्डा मान लीजिए इस पर जो है एकांक लंबाई पर आवेश है, यूनिट लेंथ पर अगर चार्ज का वैल्यू लैम्डा है, तो किसी भी एलिमेंट पर जो है आवेश हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन द एलिमेंट, चार्ज ऑन द एलिमेंट, उसको हम लिखेंगे dq। जैसे यहाँ पर हमने लिखा ये dq, अगर चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर तो dq का वैल्यू होगा एकांक लंबाई पर, एक यूनिट लेंथ पर चार्ज आपके पास लैम्डा के बराबर, तो चार्ज जो होगा dl लंबाई पर होगा लैम्डा इंटू dl के बराबर। तो ये इस तरह से एलिमेंट पर चार्ज हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा जो आता है इसमें सेकंड, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सतही आवेश वितरण। ठीक है, तो इस प्रकार के चार्ज आवेश वितरण में क्या होगा कि वस्तु जो है, वस्तु पर आवेश इस तरह से वितरित होगा कि उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश की मात्रा है वो समान रहेगी, वो कभी भी उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करेगी कि वो कहाँ पर आप उसका एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो आवेश वितरण मिलता है वो 2 डायमेंशनल बॉडीज में मिलेगा। सबसे पहले तो 2 डायमेंशनल बॉडीज जिसका आपके पास क्षेत्रफल होता है, जैसे कोई भी प्लेट होगी, प्लेट आपके पास ट्रायंगुलर ले सकते हैं, कोई रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकती है, त्रिभुजाकार हो गई आपके पास, जो है आयताकार हो गई, वर्गाकार हो गई, कोई भी शेप की प्लेट है वो हो गया आपके पास। होलो स्फीयर है, खोखला गोला है। ठीक है, कोई शीट है, इस तरह की जो है इन पर जो आवेश का वितरण होगा वो सतही आवेश वितरण कहलाएगा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये लेता हूँ, ये आपके पास कोई भी मैंने शीट ले लिया, शीट पर आवेश का वितरण हो रखा है। जैसे मान लीजिए इस पर जो है चार्ज प्लस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस अगर ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कंसीडर करूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिया, इसका एरिया A है, dA है, इस पर अगर चार्ज dq अगर बनता है तो वो चाहे मैं एलिमेंट यहाँ पर लूँ तो भी उतना ही चार्ज यहाँ पर बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस तरह का जो आवेश वितरण है वो सतही आवेश वितरण होगा। इसमें एक चीज़ हम परिभाषित करते हैं, एक चीज़ डिफाइन करते हैं, वो होता है आपके पास एरियल चार्ज डेंसिटी। एरियल चार्ज डेंसिटी, सतही आवेश घनत्व, उसको हम जो है सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा। और सिग्मा जो होता है वो आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया
के बराबर रहेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर रहेगा। ठीक है, मतलब आपको किसी भी एरिया पर चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना है, सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करके इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई भी डी एरिया का कोई एलिमेंट लिया हुआ है, इस पर हमें चार्ज लिखना है, जबकि चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज ऑन द एलिमेंट हम लिख सकते हैं, चार्ज ऑन द एलिमेंट वो होगा आपके पास सिग्मा डी क्यू बराबर होगा सिग्मा इंटू डी ए के बराबर। ये आपके पास चार्ज ऑन द एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतनीय आवेश वितरण, आयतनीय आवेश वितरण, ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पहले दो पढ़े कि इसमें वस्तु थोड़ी डिफरेंट रहेगी। जो बॉडी लेनी है हमें डिफरेंट तरह की बॉडी लेनी है जिसका एक आयतन होगा आपके पास। मतलब ये वस्तु, ये जो है, ये आवेश का वितरण जो होता है 3 डायमेंशनल बॉडीज में रहेगा। 3 डायमेंशनल बॉडी जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास क्यूब हो गया, घन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, धनाभ हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, सॉलिड कोन हो गया, इस तरह की जो वस्तुएं होती है 3 डायमेंशनल बॉडीज, उनमें ये आवेश का वितरण होगा। जैसे मान लीजिए यही है हमारे पास कि एक वस्तु है, मान लीजिए मैं इसको जो है धनाभ शेप की बना लेता हूं इस तरह से, इस पर आवेश का वितरण इस तरह से हो रहा है, ठीक है, एक समान रूप से। ठीक, तो यहां पर जो हम एक डेंसिटी हम काम में लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतनीय आवेश घनत्व, जिसको हम रो से प्रदर्शित करेंगे, और रो जो रहेगा वो होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम का रेशियो, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें भी कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने जो है ये एलिमेंट ले लिया, कोई भी डीवी आयतन का एलिमेंट ले लिया और इसमें चार्ज आपके पास डी क्यू के बराबर आता है, तो यही आयतन में जो है कहीं पे भी लूँ, जैसे मैंने मान लीजिए यही आयतन मैंने यहाँ पे ले लिया, वही डीवी है, तो इसमें भी जो आवेश की मात्रा आनी चाहिए वो डी क्यू के बराबर आएगी, तब तो हम जो बोलेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, अदरवाइज फिर आपके पास डिस्क्रीट रहेगा। तो चार्ज ऑन द एलिमेंट लिखें तो डी क्यू इक्वल टू फिर उस केस में रो इंटू डी वी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज आपके पास रो है, तो डी वी वॉल्यूम में जो चार्ज आना चाहिए वो रो इंटू डी वी के बराबर आपके पास रहना चाहिए। तो ये यहाँ से वो ये आते हैं, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास रहेंगे, इसको आगे यूज करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद में मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, आवेशन के प्रकार, मतलब कितनी तरीके से हम आवेशन कर सकते हैं वस्तुओं का, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो आता है बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। तो इसमें जो है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उस केस में क्या होती है कि उनके बीच में जो भी रगड़ की वजह से, घर्षण की वजह से जो है ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न होकर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांजिट हो जाएंगे। तो ये इस प्रक्रिया द्वारा जो है आपके आवेशन किया जाता है घर्षण में। तो घर्षण में जो है वस्तुओं का आपस में रगड़ कर जो है आवेशन किया जाता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है कुल आवेश 0 होगा, मतलब कुल आवेश का जो ट्रांसफर होगा वो टोटल आवेश अगर हम देखें तो 0 के बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्थानांतरित होंगे, तो जितना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा एक वस्तु पर, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी वस्तु पर डेवलप होगा, और टोटल सम जो योग है वो 0 के बराबर आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है बाय इंडक्शन,
इंडक्शन या प्रेरण द्वारा, ये दूसरा मेथड है, इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो इंडक्शन को परिभाषित करें। इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन या प्रेरण, देखिए जो प्रक्रिया होती है इंडक्शन प्रेरण द्वारा आवेशन, वो केवल और केवल चालक वस्तुओं में होती, कंडक्टर बॉडीज में होगी, कंडक्टिंग बॉडीज में होगी, चालक वस्तुओं में, कंडक्टिंग बॉडी, ओनली इन कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है। चालक मतलब ये मेटल्स जो हो गए हमारे पास, जैसे मान लीजिए आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इस तरह की जो वस्तुओं में जो आवेशन किया जाता है, चार्जिंग की जाती है, वो इंडक्शन मेथड से हम चार्जिंग करते हैं। इंडक्शन को मैं एक बार फिर बताऊं आपको कि होती क्या है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास जो है न्यूट्रल बॉडी है, सपोज कीजिए मैंने जो है ये न्यूट्रल बॉडी ले ली, उदासीन वस्तु ले ली, चालक है ये, चालक, ठीक है। कोई भी जैसे कॉपर की बनी हुई है सपोज कीजिए, और इसके समीप जो है मैं कोई भी वस्तु लेकर आता हूं जो कि आवेशित है, मान लीजिए ये आवेशित वस्तु है, ठीक है। चालक वस्तु उसे बोलते हैं हम जिसमें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो वस्तुएं जिनमें, वो पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो आपके पास चालक कहलाएंगे। जब भी इन इलेक्ट्रॉनों पर कहीं से बल आप आरोपित होगा, कोई भी फोर्स लगेगा, तो वो उस इलेक्ट्रॉन, उस बल के अंतर्गत जो है त्वरित होना प्रारंभ होते हैं। इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो चालक कहलाते हैं आपके पास। जबकि कुचालक एक और हम लेंगे, कुचालक आगे पढ़ेंगे हम। कुचालक होते हैं वो जिनमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाएंगे तो जब कोई भी, जैसे मान लीजिए इसमें विद्युत क्षेत्र लगाया हमने या कोई भी फोर्स उस पर लगाते हैं, तो उस केस में वहाँ पर जो चार्ज रहेंगे वो फ्री नहीं होंगे, मतलब बाउंड रहेंगे एटम से, इसलिए वो मोशन नहीं कर पाते हैं। तो इंसुलेटर्स की ये प्रॉपर्टी होती है। इंसुलेटर में इजीली आपके पास करंट का फ्लो नहीं होता है, जबकि जो कंडक्टिंग बॉडीज है, चालक वस्तुओं में इजीली धारा बह सकती है, करंट का फ्लो हो सकता है, क्योंकि कहीं से भी फोर्स अगर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आपके पास एक्सेलरेट करेंगे ही करेंगे, त्वरित गति होंगे ही होंगे, तो इसकी वजह से जो है आवेश आपके पास बहने लगेगा, ठीक है। तो जैसे मेरे पास चालक है, इसमें आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो कि अपने जो मूल जो एटम है जो उससे छूट चुका है, ठीक है, वो इसके जालक में रहेंगे आपके पास, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में रहेंगे। मैं कोई भी आवेशित वस्तु को यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी विपरीत आवेश प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है जो कि हमने किसी वस्तु को दिया हुआ है। हम इसके समीप ला रहे हैं, कांटेक्ट नहीं करवाएंगे, सिर्फ इसको समीप लेके आएंगे। समीप लाने से क्या होगा, जो इधर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आपके पास आकर्षित होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस सिरे पर आपके पास चालू हो जाएंगे आना। इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का जमाव इस सिरे पर होने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ऋणात्मक आवेश आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर से इधर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इधर जो है उसके एवज में आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और वो जो है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, मतलब मैं यूं कह दूं कि माइनस का QI अगर यहाँ पर आवेश आया है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से, तो यहाँ पर जो है उतना ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को, मतलब ये है कि किसी आवेशित वस्तु की उपस्थिति के कारण किसी चालक वस्तुओं में आवेश का पुनर्वितरण होने की जो परिघटना है, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी इन सराउंडिंग ऑफ दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, प्रेरण। इसको हम प्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास प्रेरण हमेशा चालक वस्तुओं में होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। अगर यही मैं कुचालक वस्तु रख दूं, इंसुलेटर्स रख दूं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन वो बाउंड है अपने एटम से, अपने जो भी एटम है उनका, उसके न्यूक्लियस से बंधे हुए होंगे। तो इस चार्ज बॉडी के क्लोज लाने पर वो अपने नाभिक से छूट नहीं पाएंगे, अपने एटम से नहीं छूट पाएंगे, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा। तो ये प्रक्रिया जो है वो इंडक्शन कहलाती है,
ठीक है। अब इंडक्शन द्वारा चार्जिंग में क्या करेंगे, जैसे ये वो बॉडी हम लेके आए, ये चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, और इसको हम जो है न्यूट्रल बॉडी के समीप लेके आए, तो इस तरह से आवेश का वितरण हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आपके पास पहला मेथड हो गया इसमें। अब क्या करना है आपको, सेकंड मेथड में इसको आपको बनाए रखना है, और इसको जो है हम एक जमीन से संपर्कित कर देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे, भू संपर्कन यहाँ पर करेंगे। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भू संपर्कन है, ठीक है, अर्थिंग जिसे बोलते हैं, अर्थिंग या फिर भू संपर्कन, ठीक है। तो भू संपर्कन ये होगा। भू संपर्कन मतलब हमने इसको जो जस्ट किसी चालक तार से कंडक्ट कर दिया, जमीन से इसको जोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज जो है रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आवेश है धीरे धीरे जो है वो अर्थ में जाना चालू हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास अर्थ में जाएगा, और ये जब तक जाता जाएगा जब तक कि सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो बाद में अगर हम स्थिति देखें तो बाद में जो है ये स्थिति होगी कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है चला गया, ये सेकंड हो गया हमारे पास। आपने अर्थिंग कंटिन्यूस रखना है, अभी हटाना नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था और ये वस्तु आपके पास बनी हुई है इस तरह से, ठीक है। अगर आप इस वस्तु को यहाँ पर हटा लेते हैं बिना इसको रिमूव किए, अर्थिंग किए, तो ये जो ये नेगेटिव चार्ज है वो भी आपके ग्राउंड में चला जाएगा और ओवरऑल चार्ज जीरो आ जाएगा वापस। तो इसको हटाना नहीं है, ठीक है, इसको हटाना नहीं है, ये तो यहीं बनी रहेगी। पहले इसको अर्थिंग को हम रिमूव करेंगे, तो ये अर्थिंग को हम रिमूव करते हैं यहाँ पर, यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दें तो ये जो चार्ज है वो अब ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। इसके बाद में जब आप जैसे ही इसको हटाते हैं, इस जो आवेशित वस्तु को यहाँ से हटाओगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज जो बचा रह गया इस पर, वो जो है पूरी बॉडी पर फिर आपके पास वितरित हो जाएगा। और आवेश का वितरण डिपेंड करेगा कि किस तरह की बॉडी की शेप है। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके इस तरह से वितरित हो जाएगा, और ये आपके इंडक्शन मेथड द्वारा चार्जिंग को प्रदर्शित करेगा जब आप इसको हटा लेते हैं। तो ये जो फोर्थ स्टेप है वो आपके पास आवेशित वस्तु को हटाने के बाद में ये सब कुछ रहेगा। तो ये इंडक्शन मेथड रहेगा, ठीक। इसके बाद में जो थर्ड प्रक्रिया है, जो थर्ड प्रोसेस है, वो है आपके पास चालन द्वारा, बाय कंडक्शन, चालन द्वारा बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन इसमें क्या करते हैं कि हम जो दो भिन्न भिन्न आवेशित वस्तुओं को जब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, संपर्कित करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। उसकी वजह से जो है वस्तु का आवेशन बनेगा, वो आवेशित होगी, चार्जिंग होगी बॉडी की, वो आपके पास चालन विधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है दो सिमिलर गोले ले लिए मैंने, स्फीयर ले लिए, सपोज कीजिए, ठीक है, सिमिलर गोले हैं। इस पर चार्ज आपके पास Q था, इस पर चार्ज पहले 0 था, A और B, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं इनको संपर्कित करता हूं किसी वायर से, मैंने यहां पे कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, बिल्कुल शेप और साइज में आपके पास दोनों गोले बराबर हैं। तो क्या होगा कि बाद में जब आवेश जो है, पहले अभी यहाँ पर आपके इसके ऊपर है, इसके ऊपर आवेश नहीं है, तो यहाँ से कुछ आवेश जो है इधर स्थानांतरित होना चालू हो जाएगा, और अंतिम अवस्था में, फाइनल स्टेट में, जो चार्ज है वो आपके पास A पर जो बचेगा और B पर जो चार्ज आएगा वो भी चार्ज हो जाएगा फाइनली। तो ये कब तक ये आवेश का स्थानांतरण होगा? जब तक कि दोनों का जो पोटेंशियल है, जो
बराबर नहीं हो जाता वहां तक के आवेश का वितरण होता रहेगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि मान लीजिए जैसे हीट के केस में हमने पढ़ा कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाली बॉडी को लाके हम जो है एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं, तो उस केस में जो है उनमें ज़्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होगा। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान नहीं होता। तो ताप की जगह यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी पोटेंशियल, क्योंकि ताप का डिफरेंस ऊष्मा को प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है, तो सेम चीज आवेश जो है किस वजह से बहता है, वो होता है आपके पास विद्युत विभव। हम आगे ले रहे हैं, एक क्वांटिटी आएगी आगे, विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब भी दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो उस केस में जो चार्ज है वो आपके पास एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांजिट करेगा, स्थानांतरित होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जहां दोनों का पोटेंशियल सेम आया वहां पर आपके पास जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने दोनों की शेप एंड साइज बिल्कुल सेम लिए, इसलिए आधा आधा चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैंने शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट ली होती, जैसे मान लीजिए इसकी रेडियस r है, इसकी r/2 ले लूँ मैं, तो उस केस में आपके पास जो दोनों पर जो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बराबर बराबर नहीं होगा। उस केस में हमें जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो तब तक रहेगा जब तक कि दोनों के जो पोटेंशियल हैं, जो विद्युत विभव हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो सेम नहीं हो जाते। ठीक है, तो जब भी दो वस्तुओं का जो आवेशन होता है चालन द्वारा, तो उस केस में आवेश का वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज रहेगा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेम होने तक बना रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चों को मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि बच्चे जो है डायरेक्टली आवेश को आधा करते हैं। आवेश आधा नहीं होता है, उनका जो पोटेंशियल है वो बराबर होना चाहिए। आवेश आपके पास डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो विद्युत विभव है, फाइनल स्थिति में जब इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होगा तब उस केस में दोनों का बराबर आएगा, तब तक आपके आवेश का वितरण होगा। ठीक है, आवेश का समान होना आवश्यक नहीं है अंतिम स्थिति में। हो सकता है एक जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट शेप की वस्तु ली हुई है मैंने, इस पर Q है, इस पर 0 है, हो सकता है इस पर आपके पास Q/4 आ जाए तो इस पर 3Q/4 हो जाए। लेकिन होगा ये कि टोटल कुल आवेश वितरण से पहले और बाद का कुल आवेश वो आपके पास सदैव बराबर आना चाहिए। तो आवेश वितरण में ध्यान रखिए, एक तो आवेश वितरण से पहले का कुल आवेश और आवेश वितरण के बाद का कुल आवेश वो सदैव बराबर होगा। दूसरी चीज कि अंतिम अवस्था में जब आवेश वितरण पूरा हो चुका होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो चुका होता है, तो उस केस में आवेश इक्वल नहीं होता है, आवेश डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइनल स्टेट में सेम होना चाहिए। विद्युत विभव जो है अंतिम अवस्था में समान आनी चाहिए वस्तुओं के, तब तक आवेश का वितरण चलता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं चालन में जो ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है।